सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं डॉक्टर फ़िज़ा खान और मैं हूं पाकिस्तान। आज प्रोग्राम का मैं आगाज़ करूंगी मुल्क की मईशत की सूरत हाल से। प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ साहब ने कहा है कि ये IMF का आखिरी प्रोग्राम होगा और मुल्क की मईशत संभलने लगी है, बल्कि काफ़ी हद तक संभल चुकी है। अच्छा, गवर्नमेंट ने 3 रोज़ पहले शरह सूद में कमी भी कर दी है और कहा यह जा रहा है, बताया जा रहा है कि महंगाई 4 से 5% रह गई है। लेकिन परेशानी की बात यह है कि जो हमारा टैक्स सिस्टम है वो मुतवाज़न नहीं हो रहा। तकरीबन सारा बोझ कह लें कि तनख्वाहदार तबके पर है। रवा माली साल के 6 माह में तनख्वाहदारों ने बरामद कुनदगान के मुकाबले में 3 गुना ज़ायद इनकम टैक्स अदा किया है। जो तनख्वाहदार तबका है उसने 6 महीने में 243 अरब रुपए का टैक्स दिया है। अब सवाल ये पैदा होता है कि ऐसा कब तक चलेगा और ऐसा कैसे चलेगा। हमें इस वक्त डॉलर की ज़रूरत है। क्या इसके लिए हुकूमत की कोई संजीदा कोशिश दिखाई देती है? इस पर बात करने के लिए मेरे साथ मौजूद मेहमान मौजूद हैं। साबिक चेयरमैन FBR, माहिर मईशत, शब्द जिनकी अच्छी बात यह है कि खुलकर बात करते हैं और लगी लिपटी नहीं रखते हैं। बहुत शुक्रिया जैदी साहब ज्वाइन करने के लिए। जैसे सबसे पहले यहीं से बात शुरू करते हैं कि जो प्राइम मिनिस्टर साहब ने दावा किया है कि ये शायद IMF का आखिरी प्रोग्राम होगा, आपको लगता है कि यह IMF का आखिरी प्रोग्राम होगा? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, इस तरह की बातें हम पहले भी करते रहे हैं और हमें बड़ी उम्मीदें बांध ली जाती हैं। छोटी मोटी जो हमारी चीज़ें होती हैं मैं नहीं समझता कि पाकिस्तान की मईशत उस जगह पर आ चुकी है कि आप उसे मजबूत या किसी तरीके से ऐसी मईशत कहें जो अपने पाँव पे खड़ी हो सकती है। मेरा ज़ाती ख्याल है कि हमें आगे भी फाइनेंशियल सपोर्ट चाहिए और IMF के प्रोग्राम मेरे ख्याल में हमें आगे भी चलाने पड़ेंगे। हमारा जो बुनियादी मसला वो ये है, जो हम समझ नहीं पा रहे हैं, वो ये है कि हमारी जो एक्सपोर्ट है गुड्स की और सर्विसेज की, वो नहीं बढ़ रही है और हमारे पास शदीद कमी है डॉलर्स की। हम रेमिटेंसेस के ऊपर ज़िंदा रह रहे हैं और इस तरह से हम ज़िंदा नहीं रह सकते। हमारे पास अपने बैरूनी खर्चाजात को देने के लिए पैसे नहीं हैं। हमें हर हाल में रोल ओवर चाहिए। तो ये वो चीज़ें हैं जो पाकिस्तान को फेस करनी है। जहाँ तक सवाल महंगाई का है, अगर आप इकोनॉमी को कंट्रैक्ट करेंगे और डिमांड को कॉन्ट्रैक्ट कर लेंगे और अशिया मौजूद हैं तो ऑब्वियसली महंगाई कम होगी। मगर मैं इस पर ज़्यादा कमेंट नहीं करना चाहता। मगर अगर ये कोई समझता है कि पाकिस्तान की मईशत अपने बुनियादी मसाइल को हल करके एक कदम आगे बढ़ चुकी है तो वो पाकिस्तान की मईशत से वाकिफ नहीं है। इसके ऊपर आपको 4 चीज़ों पे इंडिकेटर इकोनॉमी का समझ आएगा। IMF ने कहा कि आप अपने टैक्स के निज़ाम को सही करें, एग्रीकल्चर इनकम टैक्स को प्रोविंसेस लगाएं, रिटेल होलसेल पे टैक्स लगाएं, आप अपना बिजली का निज़ाम सही करें, आप प्राइवेटाइजेशन करें। अगर आप सारी चीज़ों को गौर करें तो कोई भी चीज़ आपकी कामयाब नहीं हुई। प्राइवेटाइजेशन PIA की आपने बड़े ज़ोर शोर से की, अब कोई बंदा उसकी बात नहीं करता। स्टील मिल की कोई बात नहीं करता, डिस्को की कोई बात नहीं करता, IPP पे क्या हुआ उसकी कोई बात नहीं करता, टैक्स के अंदर क्या हो रहा है उसकी कोई बात नहीं करता। आप बस ये ढोल पीटे जा रहे हैं कि जी इन्फ्लेशन का रेट कम हो गया और स्टॉक मार्केट आगे बढ़ गई। मैं पाकिस्तान में कोई नाउमीदी नहीं फैलाना चाहता, मगर मैं सिर्फ ये कहना चाहता हूँ कि जो लोग इस तरह की बातें कर रहे हैं उनको पाकिस्तान की गुर्बत और अनएम्प्लॉयमेंट का एहसास नहीं है। ठीक। अच्छा, IMF की जो हुकूमती अखराजात में कमी के साथ जो इस्लाहात हैं वो भी चाहता है IMF के अखराजात में कमी की जाए। बाकी भी आपने सीधा जो सारे पॉइंट्स सामने रखे हैं। लेकिन जैदी साहब, हम देख रहे हैं कि हम तो यूटिलिटी स्टोर्स तक का फैसला नहीं कर पा रहे हैं। नहीं, मैं सवाल दोबारा करेंगी प्लीज़। IMF हुकूमती अखराजात में जो कमी है उस हवाले से भी इस्लाहात चाहता है, लेकिन हम यूटिलिटी स्टोर्स का फैसला तक नहीं कर पा रहे हैं। मैं यही कह रहा हूँ ना फिजा साहिबा, बात ये है कि हम तो कोई फैसला नहीं कर पा रहे ना। मुझे बताइए कि कौन सा फैसला है जो हमने किया है। मुझे एक फैसला बता दें कि हमने कोई एक ऐसा काम किया हो जो हम कह रहे हैं कि हमने किया है। आप मुझे आप बता दें कि क्या चीज़ है
जो हमने की है, पीआई हमसे नहीं हुआ, स्टील मिल हमसे नहीं हुआ। सर हम करते हैं ना शब्बर ज़ैदी, हम दावे करते हैं बड़े बड़े। नहीं देखिए, मैं तो आप इनको सीरियस लेती है, मैं तो सीरियस नहीं लेता जी। तो सर अब गवर्नमेंट है, उसको सीरियस तो लेंगे ना, उन्होंने तो मुल्क चलाना है, गवर्नमेंट से सवाल पूछा जाएगा, प्राइम मिनिस्टर कोई बात करेंगे तो जारी बात उनकी बात पे खबर होगी, सवाल होगा, बहस होगी। देखिए मेरी बात सुने, मेरी बात को, इस बात को याद रखें जी जी प्लीज कि पाकिस्तान की बदकिस्मती ये है कि हमारे जो हुक्मरान इस्लामाबाद में बैठते हैं, मैं बुराई में नहीं कह रहा, मैं एक रियलिटी पे बता रहा हूँ कि उनको जो ब्यूरोक्रेसी लिख के दे देती है वो पढ़ देते हैं। ये मैं आपको बिल्कुल एक्चुअली बता रहा हूँ, मैं इस प्रोसेस से गुजर कर आया हूँ। उनकी अपनी अंडरस्टैंडिंग, अपनी मार्केट के बारे में इंफॉर्मेशन वो नहीं होती जो होनी चाहिए। मैं आपको मिसाल दे देता हूँ आपको। एक मुझे बताएं, कल परसों एक इजलास हुआ बिजनेस बैंक का, बिलावल भुट्टो साहब ने सदारत की और वो उसमें बड़ी बड़ी बातें हुई। क्या आपके ख्याल में जो बंदे वहां बैठे हुए थे वो सच बोल रहे थे, और क्या वो सब कुछ कहने के लिए तैयार थे जो कि होना चाहिए? तो ये बादशाह के सामने बैठते हैं दरबारी, जो बादशाह सुनना चाहता है वो सुना देते हैं। अच्छा शब्बर ज़ैदी साहब, आप चेयरमैन FBR रहे हैं, आपने तो बड़ा करीब से देखा है पूरे सिस्टम को। क्या ऐसी वजह है कि टैक्स कलेक्शन में जो हमारे टारगेट्स हैं, हमारा हदफ है, हम वो अभी भी अचीव नहीं कर सके, अचीव करने से कासिर हैं? और ज़्यादातर जो टैक्स है वो आपको भी पता है कि तनख्वाहदार तबका देता है, जो सैलरीड लोग हैं उनकी जितनी भी इनकम होती है, जितनी इनकम होती है उस पर उतना गुना टैक्स होता है, उतना ज़्यादा वो भारी टैक्स अदा कर रहे होते हैं, बड़ा हक हलाल करके खा रहे होते हैं अपनी सैलरी को। बाकी जो लोग हैं वो सैलरीड लोग नहीं हैं, तनख्वाहदार तबका नहीं है, वो टैक्स नहीं दे रहा होता। तो क्या वजह है, क्या अंदर कोई सिस्टम में क्या कमज़ोरी है कि टैक्स कलेक्शन का जो हदफ है वो अचीव नहीं किया जा रहा होता? देखिए फिजा, मुझे एक बात बताएं, मैं आपसे 2 सवाल करता हूँ इस पे। आपने मुझसे सवाल किया, फिर आप 2 सवाल। क्या हमारे लोग जो ब्यूरोक्रेसी है, हमारी एस्टेब्लिशमेंट है और हमारी जो गवर्नमेंट MNAs हैं, क्या वो टैक्स रिसीव करना चाहते हैं या सिर्फ वो गैलरी के लिए खेल रहे हैं? दूसरी बात ये है कि हमारी किसी गवर्नमेंट, इंक्लूडिंग मिलिट्री गवर्नमेंट, उनके अंदर ये हिम्मत नहीं है, ये ताकत नहीं है कि वो दुकानदारों के और होलसेलर और आड़तियों के माफिया के सामने खड़ी हो सके। मुझे कल किसी ने बताया कि जो रेट है टमाटर का मीरपुर खास में और कराची में, उस पर तकरीबन 400 गुना का फर्क है। तो ये जो दरमियान में इतना बड़ा मार्जिन आ रहा है, तो ये आपके ख्याल में ये क्या उनको पता नहीं है? देखिए मेरी एक गुजारिश को बड़े ध्यान से सुनिए, ये आप दिमाग से निकाल दें कि हमारी अशराफिया या हमारा जो माफियाज हमने क्रिएट कर लिए हैं, इनसे गवर्नमेंट नबरदाज़मा हो सकती है। मैंने मुशर्रफ का ज़माना भी देखा है, मुशर्रफ भी इन दुकानदारों से और शटर माफिया से डरते थे। मैंने खुद चेयरमैन FBR के टाइम में गुजारा है, मैंने उनके साथ मीटिंगें कुछ इदारों के दफ्तरों में की हैं। क्यों की हैं? क्यों हम डरते हैं इनसे? मगर ये रियलिटी नहीं है कि क्यों डरते हैं, मगर वो इतना बड़ा शटर पावर है कि आप बताइए ना, आप भी यहाँ प्रोग्राम करती हैं, आपको याद है एक चीज होती है ताजे-दोस्त स्कीम, याद है? आप वज़ीर ख़ज़ाना की तकरीर निकाले ना, उन्होंने बयान दिया था कि ताजे-दोस्त स्कीम बड़ी कामयाबी से जारी है। कहाँ है ताजे-दोस्त स्कीम? कितने ताजिर रजिस्टर हुए बताएं मुझे, कितने POS रजिस्टर हुए, कौन सा ट्रैक एंड ट्रेस बना? तो ये जो आप लोग बातें करते हैं कि जी इन्फ्लेशन का रेट कम हो गया और स्टॉक मार्केट अच्छी हो गई और ये हो गया वो हो गया, अब ये चीजें मेरे लिए रेलेवेंट नहीं है। मैं चीजों को ग्राउंड रियलिटी से देखता हूँ, मुझे पता है कि क्या हो रहा है और मुझे ये भी पता है कि आगे कहाँ जाना है और मुझे ये भी पता है किसने लेके जाना है। बारी तो हमारी ही आनी है ना, लेके तो हमने ही जाना है आखिर। नहीं तो शब्बर जैसे ये जो सरमायाकार आ रहे हैं, जो इन्वेस्टर्स आ रहे हैं, ये अमरीकी जो सरमायाकार हैं, ये कुछ तो ज़ाहिर बात है इनका भी कोई इंटरेस्ट होगा। आप मुझे एक बात बताइए, आप सरमायाकारी को कितना समझती है? मैं आपको बता देता हूँ। देखिए एक सरमायाकारी, आप इस चीज के एक्सपर्ट हैं, यकीनी तौर पे हम आपसे ही समझना चाह रहे हैं। देखिए मैं आपको समझा देता हूँ। एक होता है जब कोई नई इंडस्ट्री लगा रहा होता है, ग्रीन फील्ड होती है, नई इंडस्ट्री लगा रहे होते हैं, और एक वो होता है जो एग्जिस्टिंग को आप खरीद रहे होते हैं। ये जो आपको सरमायाकार नजर आ रहे हैं, ये बेसिकली हैज फंड के लोग हैं जो एग्जिस्टिंग को खरीद रहे हैं। देखिए मैं ये मेरी बात को थोड़ा सा आप इसको एक
एक ध्यान में रखते हुए इसको सोचें, फिर आप जो मेरे नाज़रीन है उसको मेरे जो इशारे हैं उनको समझ जाएंगे। देखिए, अमेरिकन गवर्नमेंट चाहे वो बाइडेन की हो या ट्रम्प की हो, वो ये नहीं चाहती कि पाकिस्तान बुनियादी तौर पर तबाही की तरफ चला जाए। तो वो पाकिस्तान की कश्ती को कभी डूबने नहीं देंगे। ठीक है, मगर कश्ती को डूबने तो नहीं देंगे, मगर कश्ती को आगे बढ़ाना तो हमारी जिम्मेदारी है ना। तो आप ये समझें कि कश्ती को वो सिर्फ फ्लोट कराते हैं, मगर कश्ती पे चप्पू लगा के आगे चलाना हमारी जिम्मेदारी है। और हमने ये फैसला कर लिया है कि हम चप्पू नहीं चलाएंगे। आप समझे मैं क्या कह रहा हूँ? ठीक है, चलिए आगे चलिए। कोई एक काम मुझे बताइए, कोई एक काम बताएं जो कि पाकिस्तान ने किया हो इन द लास्ट 2 ईयर जो हमें करने हैं। मैंने आपको तो शब्बर जैदी साहब से उड़ान, ये जो उड़ान पाकिस्तान प्रोग्राम है, आपका क्या कहने का मतलब है कि इसका कोई चप्पू नहीं है, आगे चलना है, नजारी बात है उसमें? नहीं, देखिए मेरी बात सुने, ये जो निजाम है ये फरसुदा हो चुका है। ये एक खंडर है, जिस खंडर में से अब ये इमारत गिर के दोबारा बननी है। अब ये इमारत गिरने वाली है, और जब गिर के दोबारा बनेगी तो इसकी बुनियादें बेहतर होंगी। अगर आप ये समझती हैं कि ये इमारत, ये शहबाज शरीफ के बयान से और खान अब्बासी साहब आज बैठे हुए कह रहे हैं कि पैसा चलता है और ये नहीं चलता और ये होता है और वो होता है, ये सारी बातें मैं पिछले 20 साल से कह रहा हूँ। ठीक है, अब इन्हें अब पता लगा है मिफ्ताह इस्माइल को या खान अब्बासी को या शहबाज शरीफ को। मैं आपसे पूछ रहा हूँ, मैं आपसे दोबारा ये पूछ रहा हूँ कि पाकिस्तान, मुझे सिर्फ एक बात का जवाब दे दे। मुझे कोई आप ये बता दे कि कितनी दुकानें हैं आजम कोर्ट मार्केट में। ये छोड़ दे टैक्स कितना देती हैं, ये आप मुझे नहीं बताएं टैक्स की, मुझे ये बता दे कि दुकानें कितनी हैं। अगर सिर्फ ये बता दे दुकानें कितनी हैं तो मैं इनकी सारी बातें मान जाऊंगा। ये सिर्फ ड्रामे हैं, ये दिखाने के लिए है, ये लोगों को बेवकूफ बनाने के लिए है। इन सब के बच्चे बाहर पढ़ते हैं, इनकी जायदादें बाहर हैं। ये सिर्फ पाकिस्तान में आते हैं, टाइयां लगा कर, कोट पहन कर आके बातें करते हैं। इनका कोई ताल्लुक पाकिस्तान के ज़मीनी हक़ से नहीं है। अच्छा, ये शब्बर जैसे मुझे ये बताएं कि ज़राअत की हम बात करते हैं, एग्रीकल्चर की हम बात करते हैं, तो एक सवाल मेरे जहन में अक्सर आता है, मैंने कहा आपकी मौजूदगी का फ़ायदा उठाते हुए, हुकूमत ये ज़रूरी टैक्स की तरफ अपनी तवज्जो मरकूज़ क्यों नहीं करती है? देखिए मेरी बात सुनो यार, फिजा क्या बातें कर रही हो? एग्रीकल्चर इनकम टैक्स की क्या बात कर रही हो? एग्रीकल्चर इनकम टैक्स तो मेरा आपसे सवाल कुछ और है ना। मैं ये कह रहा हूँ मैं देखिए मेरी बात सुने, मैं ज़रूरी टैक्स के हवाले से बात क्यों नहीं कर सकती? मतलब ज़रूरी टैक्स की तरफ क्यों हमारी तवज्जो मरकूज़ नहीं होती? नहीं, क्या मैं तुमसे बात कर रहा हूँ। हाँ। मैं तुम्हें कह रहा हूँ कि सदर में दुकान खुली है, लिबर्टी मार्केट में दुकान खुली है, उससे तुम टैक्स ले नहीं सकते। और तुम बातें कर रहे हो कि तुम चूड़ खाने की ननकाना साहब के टैक्स लोगे। किस दुनिया में तुम लोग रह रहे हो भाई? ये रियासत देखें, मेरी बात दोबारा समझे। रियासत कहते हैं उस चीज को जिसके पास 2 चीजें हों, जो अपने आवाम से टैक्स ले सके और अपने लोगों को सिक्योरिटी प्रोवाइड कर सके। ठीक है, मुझे बदकिस्मती से कहना पड़ता है कि पाकिस्तानी रियासत इन दोनों कामों में नाकाम है। ना वो अपने आवाम से टैक्स ले पाती है सही, ना वो लोगों को सिक्योरिटी प्रोवाइड कर सकती है। तो शब्बर जैदी साहब आज आप बड़े मायूस हैं, चलिए मुझे बताएं, आप जब चेयरमैन FBR थे तो फिर आपने कितनी कोशिश की, ये सिस्टम आपके होते हुए कितना चेंज हुआ, या आप भी मायूस हो गए कि नहीं कुछ तब्दील होने वाला नहीं है? अगर मैं मायूस नहीं होता तो मुझे क्या तकलीफ थी? मैं तो 22 ग्रेड का अफसर था, मुझे क्या परेशानी थी? मैं क्यों छोड़कर आ गया? यानी आप मायूसी में आए, आपको लगा कि आप इसको सही नहीं कर सकते सिस्टम को? मेरा एक दिन बता दें जब मैंने कोई नई चीज नहीं की हो। मैं सिर्फ पूरे टाइम में, आप मुझे बार बार चेयरमैन FBR कहती है, मैं सिर्फ 6 महीने चेयरमैन FBR रहा हूँ। ये मेरी बदकिस्मती है सर। लेकिन आपने बड़े करीब से, मैंने आने के बाद नहीं उसको मैं उसको बार बार कोट इसलिए कह रही हूँ, चाहे आप 6 महीने रहे, लेकिन आपके पास एक ये बड़ा पोर्टफोलियो रहा और उसके बाद फिर आप उस पर ज्यादा जो अंडरग्राउंड रियलिटी है उसको देख कर आए, तो आप सही तजिया दे सकते हैं। आप बताएं, मैंने कितनी दफा आपको बताया कि मेरी ग्राउंड रियलिटी पे मेरे साथ क्या मैंने बताया? क्या मैंने नहीं बताया कि स्मगलिंग पे मुझे क्या कहा गया? क्या मैंने नहीं बताया कि अफगान ट्रांजिट पे मुझे क्या कहा गया? क्या मैंने नहीं बताया कि मुझे तंबाकू के ऊपर मेरे साथ क्या हुआ? क्या मुझे नहीं बताया गया? मैंने नहीं बताया आपको कि जब मैंने एग्रीकल्चर टेस्ट की बात की तो शाह महमूद कुरैशी और सारे MNA ने आके मुझे क्या कहा? तो फिर आप लोग मुझे कितनी दफा फांसी चढ़ाना चाहते हैं, मुझे ये बताइए ना। अच्छा, वैसे क्या शायद शब्बर से तो क्या कहा था कुरैशी साहब ने आपको? जैद साहब, मैंने आप प्रोग्राम देख ले शाहजेब खानजादा के सामने,
अब मैंने एक प्रोग्राम शाहजेब खानजादा का प्रोग्राम देख ले, मैं आपको बड़ी इंटरेस्टिंग बात बताता हूँ। मैंने एक नोटिस दिया एग्रीकल्चर इनकम टैक्स को रिकंसाइल करने के लिए इनकम टैक्स के साथ, तो 45 MNA तमाम पार्टियों के, ये नहीं कि सिर्फ PTI के, शाह महमूद कुरैशी, नसरुल्लाह दरेशक और बहुत सारे MNA आए मेरे पास और मेरे पास आके बैठ गए। उसमें एक बड़े बुजुर्ग MNA नसरुल्लाह दरेशक, बड़े बुजुर्ग आदमी हैं और सराइकी हैं। उन्होंने सराइकी में कहा मुझे कि बेटा मेरी ये 7वीं या 8वीं टर्म है MNA की, और तू बच्चा है, अभी छोटा है, कहीं और से आया है, तेरे बस का ये काम नहीं है। मैंने आपको ये प्रोग्राम में आज तो पहली दफा नहीं बता रहा मैं आपको, आप नसरुल्लाह दरेशक को फोन पे ले आए, पूछ ले उनसे उन्होंने क्या बात की थी। तो फिर ज़ैदी साहब, चलिए ज़ैदी साहब से मैं अब एंड में ये जानना चाहती हूँ आपका शुक्रिया अदा करने से पहले कि अब मायूसी तो किसी बात का हल नहीं है ना। मुझे कोई नहीं है। हमने इस मुल्क को सही करने के लिए बात भी करनी है, सवाल भी उठाना है। अवाम मायूस है, जाहिर बात है, लेकिन आप यहाँ पे आइडिया मैंने आपको कहा मुझे कोई मायूसी नहीं है। ये जो असेंबलियों में बैठे हुए हैं, ये जो टैक्स नहीं करते, ये जो माफिया से डरते हैं, पब्लिक और प्रेशर आके इनको खुद ब खुद सही करेगा। आपने 2024 के इलेक्शन में पब्लिक का रिस्पांस देखा होगा। आपके ख्याल में ये साइलेंट इनकलाब, आपके ख्याल में ये साइलेंट इनकलाब किसी पर्सनैलिटी के फेवर में नहीं था। ठीक है जी, ये किसी पर्सनैलिटी, किसी पार्टी का इनकलाब नहीं था, ये अवाम का रिजेंटमेंट है। ठीक है जी, ये अवाम का रिजेंटमेंट है। आप इसको लाइटली लें। ठीक है ज़ैदी साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए, और नाज़रीन आपसे मुलाकात होगी ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नाजरीन। बात करूंगी मैं आसाम की, जहां खातून से मुबैना ज़्यादती और बच्चों के सामने तेज़ाब भी फेंक दिया गया। ऐसा वाक़या पेश आया। दुनिया की सबसे बड़ी जमहूरियत की दावेदार भारत की रियासत आसाम के ज़िला काचर में 30 साला खातून को ज़्यादती का निशाना बनाने के बाद उस पर उसके 2 बच्चों के सामने तेज़ाब तक फेंका गया। और भारतीय पुलिस क्या कहती है कि 22 जनवरी को मुतासरा खातून का पड़ोसी ज़बरदस्ती घर में दाखिल हुआ, जिसके बाद दोनों के दरमियान कुछ तलकलामी हुई, झगड़े तक बात पहुंच गई। दोनों पड़ोसियों में ताल्लुकात ख़राब थे और वाक़े के रोज़ मुतासरा खातून के शौहर के घर से जाने के बाद जो मुलजिम है वो दोबारा खातून के घर में बाकायदा घुसा और खातून को ज़्यादती का निशाना बनाया। उसके बच्चों के सामने उस पर तेज़ाब फेंका गया और मुतासरा खातून के शौहर ने घर वापसी पर अपनी अहलिया को ज़मीन पर पड़ा पाया और उसका मुंह हाथ पांव बंधे हुए थे। हवा की बेटी के साथ इसी तरह का एक और वाक़या भारतीय रियासत उत्तर प्रदेश का ज़िला मैनपुर में पेश आया, जहां आश्रम में एक बदकुमाश पंडित और उसके जो भाई है उसने शौहर के सामने खातून को बेआबरू कर डाला। भारतीय मीडिया की पुलिस को दी गई दरख्वास्त में खातून ने कहा है कि पंडित अजय दास महाराज ने उसे और उसके शौहर को इलाज के बहाने आश्रम में बुलाया और शौहर को बांधकर उसके सामने मुझे अपनी हवस का निशाना बनाया और उसके मकरू घिनौने फेल की वीडियो भी बाकायदा बनाई गई इस काम की। और खातून को का ये कहना था कि जी पंडित ने धमकी दी कि अगर पुलिस के पास वो जाती हैं तो उसकी वीडियो को वायरल कर दिया जाएगा। कहानी यहीं पर नहीं ख़त्म हुई। मजलूम जो खातून है वो पुलिस के पास गई तो फिर पंडित उसे जान से मारने की धमकियाँ तक देने लगा। फिर इस पर उसने बस नहीं की, उसके बेटे को अगवा करके ले गए और फिर ये कह रहे हैं कि जी शिकायत वापस ले लें तो उसका बेटा वापस मिल जाएगा। अब इसी महीने भारतीय रियासत केरला में एक 18 बरस की एक दलित लड़की, उसकी जुल्म की दास्तान ने भारतीय निज़ाम के ताफ़ुन पर पड़ी चादर खींच डाली है। ये मामला उस वक्त सामने आया जब एक NGO की वर्कर अपने मामूल के फील्ड विजिट पर लड़की के घर पहुंची, जहां लड़की ने हमदर्दी के 2 बोल बोलने पर वो कुछ कहा वाले काम कर रह गए। लड़की ने बताया कि वो एक ऐसी ज़िंदगी गुजारी कि जहाँ पे वो रोज़ जीती है और रोज़ मरती है और हवस के पुजारी जो शायद कहीं मंदिर में घंटा भी बजाते होंगे, मूर्तियों पर चढ़ावे भी चढ़ाते होंगे और प्रसाद भी बांटते होंगे, वो उसका जिस्म नोचने चले आते हैं। और ये सिलसिला उस वक्त से जारी है जब उसकी उम्र महज 13 साल थी। 5 बरसों के दौरान तकरीबन 64 अफराद उसे अपनी हवस का निशाना बना चुके हैं। NGO के वर्कर्स ने यह सुनकर चाइल्ड वेलफेयर कमेटी को इतला दी, जिसकी शिकायत पर पुलिस ने मुकदमा दर्ज करके तफ्तीश शुरू की। अब तक 10 अफराद हिरासत में लिए जा चुके हैं। अच्छा, भारत के घर से गवाही सामने रख रहे हैं, ये ज़रा देखिएगा।
जी तो सुना आपने, ये है मोदी जी का चमकता दमकता शाइनिंग इंडिया। अगर है तो फिर तो फैस भारत पर। भारतीय राज सिंहासन से चिमटे नेताओं को चुल्लू भर पानी में डूब मरना चाहिए कि जहां पर गाय तो महफूज है कि वो गौ माता है, उन्हें कुछ कहना तो दूर की बात, अगर किसी को शक भी हो जाए ना कि किसी ने गौ माता जी से बदसलूकी की है तो उसके रखवाले चढ़ दौड़ते हैं और सरेआम मार मार कर जान ही ले लेते हैं। और कल परसों की बात है कि हरियाणा के इलाके चंडीगढ़ में यूसुफ नामी कश्मीरी नौजवान को गाय स्मगलिंग किए जाने के शक में शुबे में गौ माता के चौकीदारों ने मार मार इतना जख्मी कर दिया कि वो जान से गुजर गया। ये जरा फुटेज देखिएगा। और इस पर आप देखें कि हरियाणा के जो वजीर आला हैं उनकी मैं ढिठाई कहूँ कि ढिठाई का लफ्ज़ बिल्कुल सही रहेगा कि ढिठाई उसकी देखें कि वो कह रहे हैं कि गौ माता की सिक्योरिटी पर कॉम्प्रोमाइज़ नहीं हो सकता। ज़रा सुनिएगा। जी तो इंतहा पसंदों के इस सो कॉल्ड शाइनिंग इंडिया में बेचारी हवा की बेटी की कौन सुनेगा। कोलकाता के अस्पताल में डॉक्टर रेप केस के बाद अवामी जो रद्द अमल है उससे उम्मीद ये हो चली थी कि शायद अब वहाँ पे जो खवातीन उनके लिए हुकूमत कुछ इकदाम करेगी और जो भारतीय नारी है वो शायद महफूज होगी। लेकिन भारत में नारी होना और किसी निचली ज़ात की नारी होना गाली बन चुके हैं। इस नारी के साथ जुल्म और सितम के वाक़यात आज खबर बनते हैं और कल इस पर पकौड़े और कचौरियाँ रखकर बेची जा रही होती हैं। भारतीय न्यूज़ चैनल इंडिया टुडे के मुताबिक खवातीन की सिक्योरिटी के हवाले से 177 ममालिक हैं, 177 ममालिक जिनमें भारत का नंबर 128वां है। क्या छोटा क्या बड़ा, सभी भारतीय नारी को लूट का माल समझते हैं। आज ही नई दिल्ली में कांग्रेस के रहनुमा राकेश राठौर को एक रेप केस में पुलिस ने गिरफ्तार किया। जब नेताओं का ये हाल होगा तो फिर चेलों का क्या पूछना जी। और भारतीय नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो के अपने जो एदाद शुमार हैं उसके मुताबिक कि 2022 में खवातीन के खिलाफ जराइम के 2,56,000 से ज़्यादा मुकदमात रजिस्टर्ड हुए थे, जिनमें से 31,516 मुकदमात जिनसी तशद्दुद के थे। और भारत में हर साल तकरीबन 31,000 से ज़्यादा रेप के वाक़यात रिपोर्ट होते हैं और सज़ाओं की शरह महज 27-28% है। यानी इस्मत दरी के इल्ज़ाम में लगभग 4 में से 3 रेपिस्ट दंदनाते फिरते हैं। और इंडियन क्राइम्स रिकॉर्ड ब्यूरो की ये गवाही भी ज़रा सुन लीजिए कि 2012 से अब तक दलित खवातीन के साथ ज़्यादती के केसेस में 169% इजाफा हुआ और भारत में रोज़ाना दलित खवातीन के साथ इस्मत दरी के 10 वाक़यात रिपोर्ट होते हैं। और इस मज़लूम निचली जात की खवातीन के साथ ज़्यादती के मुकदमात में सज़ा की शरह सिर्फ 2% है, बल्कि 2% से भी कम है, जो भारत के अदालती निज़ाम पे यकीनी तौर पर बहुत बड़ा सवालिया निशान है। और अगर मैं तमाचा कह दूँ, सवालिया निशानी तमाचा इनके अदालती निज़ाम पे तो गलत नहीं होगा। इन खौफनाक एदाद शुमार के इजरा के बाद मोदी जी ने एक्शन ये लिया कि NRCV को 2023 और 24 की रिपोर्ट जारी करने से रोक दिया। नाज़रीन, आपसे मुलाकात होगी ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नाजरीन। भारतीय सोसाइटी, भारतीय माशरा बुरी तरह से टूट फूट का शिकार है। गुर्बत, अफलास, ज़ात पात की तकसीम समेत दर्जनों समाजी इशूज़ भारतीयों की ज़िंदगियां अजीरन बनाए हुए हैं। लेकिन अफसोस कि भारत के सर पर उनके खात्मे की बजाय खित्ते के चौधरी बनने का भूत सवार है और ऐसा सवार है कि उतरने का नाम नहीं लेता। भारत की कोशिश रहती है कि पड़ोस में कोई सुकून से ना रहे। पाकिस्तान में दहशतगर्दी के डांडे भी कहीं ना कहीं जाकर भारत से ही मिलते हैं। इस मकसद के लिए अफगान सरजमीन इसके लिए ख़ास अहमियत की हामिल थी और है। हाल ही में दुबई में काबुल हुकूमत के कायम मुकाम वज़ीर ख़ारिजा आमिर खान और भारतीय सेक्रेटरी ख़ारिजा जो हैं विक्रम मिस्री की मुलाकात मामूली नौयत की हरगिज़ नहीं थी। पाकिस्तान अपने दिफा के हवाले से इन दो पड़ोसियों के ताल्लुकात को आखिर कैसे देखता है, ये जानने के लिए मेरे साथ मौजूद है दिफाई तज्ज़ियाकार मेजर जनरल जाहिद महमूद साहब। बहुत शुक्रिया सर आपका ज्वाइन करने के लिए, वक्त देने के लिए। जाहिद साहब, हामिद करज़ई के बाद जो भारत और अफगानिस्तान के हम कहें कि मंजरनामे से ऑलमोस्ट यकसर आउट हो चुका था, लेकिन अब अगर हम सूरत हाल देखते हैं, दोनों ममालिक में जो ताल्लुकात हैं वो दोबारा से बहाल हो चुके हैं, बेहतरीन होते दिखाई दे रहे हैं। तो पाकिस्तान इन ताल्लुकात को कैसे देखता है और हमें इन ताल्लुकात को कितना सीरियस लेना चाहिए, कैसे देखना चाहिए? देखिए, पाकिस्तान इस वक्त जो है, मैं पहले भी कई दफ़ा कह चुका हूँ कि इस वक्त एक प्रॉक्सी वॉर और स्टेट स्पॉन्सर्ड टेररिज्म का शिकार है, जो इंडिया की सरजमीन से हमारे खिलाफ किया जा रहा है। तो उनको अफगानिस्तान में एक अबूरी हुकूमत की शक्ल में अनफॉर्चुनेटली दिस आर बैड लक कि वो वहाँ पर उनको अवेलेबल होगी उनके एक क्लाइंट के तौर पे, और वो उनको हेल्प कर रही है डायरेक्टली और इनडायरेक्टली
बाय नॉट टेकिंग एक्शन अगेंस्ट टीटीपीज और इस तरह के लोगों के खिलाफ जो पाकिस्तान की खिलाफ जंग लड़ रहे हैं जी, तो अफगानिस्तान की सरजमीन को इस्तेमाल कर रहा है। और भारत और अफगानिस्तान का ये गठजोड़ हमें और ज्यादा खतरनाक लगता है। देखिए पाकिस्तान का जी अफगानिस्तान की आवाम से कोई इशू नहीं है। अफगानिस्तान एक इंडिपेंडेंट सॉवरेन कंट्री है, वो चाहे इंडिया से या किसी से भी दुनिया में अपने ताल्लुकात रखे, वो पाकिस्तान को इफेक्ट नहीं करते जी, और ना करना चाहिए उनकी अपनी इंडिपेंडेंट। लेकिन जब वो इंडिया और अफगानिस्तान मिलके पाकिस्तान के खिलाफ हाइब्रिड वॉर करेंगे, जुल्म करेंगे, यहाँ पाकिस्तानियों का कत्ल करेंगे, तो फिर जैसे स्टेट ऑफ पाकिस्तान ने बड़ा क्लियरली डिक्लेयर किया हुआ है कि हर पाकिस्तानी, चाहे वो मिलिट्री हो, चाहे सिविलियन हो, चाहे आर्म फोर्सेस से हो या सिक्योरिटी फोर्सेस से हो या आम पाकिस्तानी अवाम में से हो, उसकी जान ज्यादा कीमती है हमारे रिलेशनशिप विद अफगानिस्तान के। तो उस पर तो नो कम्प्रोमाइज, कम्प्रोमाइज होना नहीं चाहिए। और $3 अरब की इन्वेस्टमेंट है इंडिया की, बट आई एम श्योर कि उसका कोई शौक नहीं है या उसको कोई अवाम की या अफगानिस्तान की अवाम की फलाह भी बहबूद का कोई उनको मकसद नहीं है। उनका मकसद सिर्फ इस सरजमीन को पाकिस्तान के खिलाफ इस्तेमाल करना है। ये तालिबान से हमारे बड़े करीबी ताल्लुकात रहे हैं, वो टीटीपी के खिलाफ कार्रवाई करना नहीं चाहते, या फिर उनके पास इनसे निमटने की हम कह सकते हैं कि सलाहियत नहीं है, बेबस हैं वो? इसकी 2-3 वजूहत है जी। एक तो सबसे बड़ी वजह तो ये है कि ये पास्ट में इनके साथ लड़ते रहे हैं, लड़ाई इनके साथ मिलके की है इन्होंने, तो वो सो कॉल्ड एक उसके जो पख्तूनवली की गाब में एक जो उनका कोड ऑफ कंडक्ट है उसकी गाब में ये उनको सपोर्ट करते रहते हैं कि जी वो हमारे साथ लड़े हैं। लेकिन वही पख्तूनवली वो भूल जाते हैं जब वो पाकिस्तान की दोस्ती का जिक्र आता है, जब पाकिस्तान की दोस्ती उनके साथ हो जाती है तो उस वक्त उनको ये पख्तूनवली भूल जाता है। दूसरी बात ये है कि ये टीटीपी के उनको ये भी डर रहता है कि अगर हम इनके खिलाफ एक्शन लेंगे तो कहीं हमारे अंदर ही दराड़े ना पड़ जाए, जो तालिबान अफगानिस्तान में उनके ग्रुप्स ना बन जाए और एक जो गवर्नमेंट उनकी वहाँ पे एस्टेब्लिश हुई है कहीं फिर खाना जंगी का शिकार ना हो जाए या डिवीजन्स ना आ जाए जी, तो उसको रोकने के लिए भी ये कर रहे हैं। और तीसरी चीज ये है कि जी एक इकोनॉमिक्स इसके साथ इतनी ज्यादा अटैच हो गई है कि जो टेररिज्म रिलेटेड और फिर इलीगल स्पेक्ट्रम के साथ रिलेटेड जो पैसा है वो इतना ज्यादा अटैच हो गया कि अब तो पता ही चलता। क्योंकि देखे ना, जो इनकी आइडियोलॉजी थी तालिबान की, खासतौर पे टीटीपी पाकिस्तान में जो एप्लीकेशन थी, जो इस्लाम का इन्होंने नाम बदनाम किया हुआ था, उसके नाम पे ये एक आइडियोलॉजी चलाते थे, वो तो फेल हो गई, वो तो पाकिस्तान की आवाम ने उसको रिजेक्ट कर दिया। तो अब उनके पास यही है कि वो इलीगल स्पेक्ट्रम के साथ जो पैसा जुड़ा हुआ है, जो टेररिज्म के साथ पैसा जुड़ा हुआ है, उससे पूरा फायदा उठाए और इसलिए वो इनके खिलाफ इतने सख्त कार्रवाई कर नहीं रहे हैं जी। ये जो केपत का ये जो कहना है कि जी वो अमन के लिए अपना जो वफ्द है वो अफगानिस्तान भेजेगा, अब ऐसे किसी वफ्द के काबुल जाने से पाकिस्तान को क्या मदद मिल सकती है? देखिए, मैं हमेशा एक ही चीज का ऑलवेज मैं उसको एडवोकेट करता हूँ और वो है होल ऑफ ए नेशन अप्रोच। ये जो खैबर पख्तूनख्वा में या बलोचिस्तान में या अफगानिस्तान से पैदा होने वाली इस शोरश का जो मुकाबला है वो हम तभी कर सकते हैं कि जब हम एक होल ऑफ ए नेशन अप्रोच के साथ अप्रोच करेंगे। जब तक पूरी स्टेट इस डिसीजन के पीछे नहीं खड़े होगी कि अफगानिस्तान के साथ कैसे डील करना है, हमें सुपीरियर फॉरेन डिप्लोमेटिक मनूवर करना होगा जी। हमें वो डिप्लोमेसी को अपनी हाईएस्ट पॉसिबल लेवल्स पे ले जाना होगा। और देखिए, डेटरेंस डिप्लोमेसी में तभी कायम होती है जब एक पूरी स्टेट उसके पीछे खड़ी हो, क्योंकि जब स्टेट अप्रोच करेगी तो पूरे पाकिस्तान की कौम उसके पीछे खड़ी होगी। हाँ, हाउएवर पीपल टू पीपल कांटेक्ट है, B2B बिजनेसेस है, जो अफगानिस्तान के लोगों के साथ ताल्लुकात है, हमारे तमाम सियासी समाजी रहनुमा जो भी रोल अदा कर सकते हैं वो कम्युलेटिवली पाकिस्तान की जो अप्रोच है उसके सपोर्ट में जानी चाहिए, उसको इफेक्टिव करना चाहिए। तो फिर हम देखेंगे कि ये पाकिस्तान के लिए बहुत मुयस्सर होगी। इंडिपेंडेंटली ऐसे डिसीजन लेना और पाकिस्तान की गैलरीज को एड्रेस करने के अगर ये है और इनका कोई स्ट्रक्चर सही नहीं है, बिकॉज स्ट्रक्चर के बगैर कोई डायलॉग एस्टेब्लिश नहीं हो सकता। और जब तक पूरी स्टेट उस स्ट्रक्चर के पीछे खड़ी ना हो तो उसको कामयाबी नहीं मिल सकती। पास्ट में भी हमने देखा है कुछ इंडिविजुअल्स ने डिसीजन लिए थे, तालिबान को यहाँ आने की इजाजत दी गई थी अमन के नाम पे, तो वो देखा कि पाकिस्तान ने उसका नुकसान ही उठाया। ठीक है जी। अच्छा, जो के खिलाफ ऑपरेशन में जिस तरह तेज़ी देखने में आ रही है, तो जनरल साहब क्या हम इस नासूर के खात्मे का कोई, अगर मैं टाइम फ्रेम की बात करूं, टाइम फ्रेम कुछ हो सकता है इसका? देखिए, ये जो प्रोट्रैक्टेड एनवायरनमेंट में जंग होती है, प्रोट्रैक्टेड लंबी जंगें जो होती हैं,
और ख़ासतौर पे हाइब्रिड डोमेन में, और ये जो स्पेक्ट्रम है इसका नॉन स्टेट एक्टर्स के थ्रू, प्रॉक्सीज के थ्रू लड़ी जाती है, इनका कोई टाइम फ्रेम नहीं दिया जा सकता। इस पे इतने प्लेयर्स शामिल हो चुके होते हैं और हो चुके हैं कि वो जब तक चाहेंगे, जैसे अभी पाकिस्तान के खिलाफ ये जंग है, इसका एक मकसद कंटेनमेंट ऑफ चाइना की भी एप्लीकेशन है थ्रू इंडो पैसिफिक स्ट्रेटजी। दैट्स व्हाई इंडिया इस पे ज्यादा इंटरेस्टेड है कि अफगानिस्तान की उसको सरजमीन मिल गई है और प्लॉजिबल डिनाइबिलिटी है कि वो डिनाई कर देगा कि जी मैंने ये, मेरी तरफ से ये एक्शंस हो रहे हैं, तो उनको तो बेस्ट एनवायरनमेंट मिल गया है। अब ये कितनी लंबी जाती है ये अगेन डिपेंड करता है कि बहुत सारे अवामिल इसमें शामिल हो सकते, तो कोई भी शख्स इसका टाइम फ्रेम नहीं दे सकता। हाँ, हाउएवर डिटर्मिनेशन और विल का इजहार कर दिया गया पाकिस्तान की तरफ से। अगर होल ऑफ ए नेशन अप्रोच हुई और ट्राइलैटरल, हमें मल्टीलैटरल चीजें करनी होंगी अफगानिस्तान के खिलाफ, जो रीजनल पावर्स हैं खासतौर पे चाइना के साथ मिलकर, कि इस अफगानिस्तान की सरजमीन से अब थ्रेट चाइना को भी जा रहा है, पाकिस्तान के साथ साथ रशिया को भी है, सेंट्रल एशिया को भी है। तो जब तक ये रीजनल अप्रोच नहीं होगी, कोई ट्राइलैटरल या मल्टीलैटरल स्ट्रक्चर नहीं क्रिएट किया जाएगा बातचीत का, तो आई थिंक ये फिनोमेना चलता रहेगा। हाउएवर इसमें कमी अब जरूर आएगी, क्योंकि पाकिस्तान की आर्म्ड फोर्सेस ने एक विल अपनी शो किया कि वो परसू करेंगे, न सिर्फ पाकिस्तान के अंदर बल्कि पाकिस्तान के बाहर भी तमाम अवामिल का, तमाम। ठीक है, जैसा भी जरा ये भी बताइएगा, जो BLTP है इसमें जो कनेक्शन है, इस पे भी जरा आप कमेंट कीजिएगा। देखिए, चूंकि स्पॉन्सर एक है जो जंग करवा रहा है, उसकी दोनों प्रॉक्सीज हैं, तो वो उसमें कैपेबिलिटी तो है कि वो इन दोनों को एक ही कर दे, क्योंकि इनका देखे ना कोई आइडियोलॉजी नहीं है। TTP जो है वो एक ऐसी आइडियोलॉजी पे जो हमारा तर्ज हयात बदलना चाहते हैं पाकिस्तानियों का, उस पे जंग कर रही है। BLA जो है वो एक जोग्राफिया को तब्दील करना चाहती है, पाकिस्तान के बलोचिस्तान के जोग्राफिया को चेंज करना चाहती है, तो वो इन द गाब ऑफ ह्यूमन राइट्स वायलेशन और इन द गाब ऑफ पुअर एडमिनिस्ट्रेशन, वहाँ की तरक्की के ना होना, उनके गांव में एक जंग कर रही है। तो इनका मकसद, चूंकि दुश्मन पाकिस्तान एक उन्होंने बनाया हुआ है, तो जब एनिमी एक बना के वो अपने साथ कोलैबोरेट कर भी सकते हैं और काफी हद तक कर भी रहे होंगे, बट कम से कम उनकी जो वेपन सप्लाईज है, जो उनको पैसा मिल रहा है। ठीक है, जरा बताना सब ठीक है जी, मुझे आपका शुक्रिया अदा करना है। जनरल रिटायर्ड जाहिद महमूद साहब हमारे साथ मौजूद थे। सर, आपके वक्त का बहुत शुक्रिया, और इसी के साथ मुझे दीजिए इजाज़त। आपसे मुलाकात होगी इंशाल्लाह पीर के रोज़, सेम टाइम सेम चैनल। अगर ज़िंदगी ने वफ़ा की, दुआओं में याद रखिएगा, अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह के बाद। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।